अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो चुकी है और कौमी असम्बली में भी गालिब इम्कान है कि पास हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ट्रैकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हुआ है, बल्कि अगर आप कहें वायलेट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तबाही जो एक थी कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी और उसमें रिटायर्ड जजेस को भी लाया जाएगा और जजेस की उम्र भी 68 साल कर दी जाएगी, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा जो इस वक्त पूरे निज़ाम की गारंटी हैं, अगर वो भी कंटिन्यू करते तो वो एक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ही तबाही होती। अब दोनों चीज़ें नहीं हुई, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं बनी, जस्टिस काजी फैसा भी घर जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अभी भी खदशात हैं लोगों के, और खदशात उस पर आगे बात करेंगे कि खदशा क्या है। अब तो काजी साहब के 5 दिन रह गए हैं, फिर खदशा क्या है, लेकिन खदशे हैं बहुत बड़े, क्योंकि वो इस निज़ाम को में भी जाते जाते भी एक खदशा है कि जी कहीं बहुत ज़्यादा ही गारंटी और दे के यानी जाएँ। और वो इस वजह से नहीं कि वो किसी के कहने पे, वो एक मसला ये है कि इस वक्त उनका जब वो किसी के मुखालिफ हों तो दबा के मुखालफत करते हैं, हक साथ हों तो वो भी करते हैं। अब खैर साथ तो इतना नहीं, लेकिन वो है कि जिसके मुखालिफ हैं तो फिर उनका पूरा पूरा हिसाब बराबर करते हैं। और ज़ाहिर बात है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जिस तरीके से कल वो हफ्ते वाले दिन वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने खोली, चैम्बर में बैठे रहे और जिस तरीके से उन्होंने वजाहत मांगी और एंगर शो किया कि जी ये इन जजेस ने क्लैरिफिकेशन कैसे जारी की, तो आप काजी फैसल साहब से 4 अगले दिनों में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें, खदशा यही बताते हैं कि खदशा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो अब ज़ाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो काजी फैसल साहब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं और कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं, और प्रिजाइडिंग जज भी किसी को बना देते हैं। मेजॉरिटी उनके पास है क्योंकि हुकूमत के पास जुडिशल, ये अगर देखें तो ये जो जुडिशल कमीशन जो नया रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है 26वीं यानी तरमीम में, इसमें हुकूमत को बहुत बड़ा एडवांटेज है। हुकूमत के 5 नुमाइंदे हैं, इसमें 5 नुमाइंदे हैं 13 में से। अगर आप देखें 2 लॉ मेकर हैं ट्रेजरी बेंच से, वो किसके हैं? हुकूमत के। एक टेक्नोक्रेट या गैर मुस्लिम या जो वो खातून जो मेंबर हैं उनको भी अपॉइंट किया जा रहा है, और वो स्पीकर करेंगे, और स्पीकर किस जमात के हैं वो भी आपको पता है। तो 3 तो वोट पक्के हो गए, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर 5 हो गए। 5 वोट तो पक्के हैं। फिर अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, वो आपके सामने है। तो और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब हैं, वो अमूमन पाकिस्तान बार कौंसिल में ये है कि वो एहसन बून और आज़म नज़ीर ताड़ वही इंडिपेंडेंट ग्रुप के हेड हैं, तो वही उस तरफ जाएंगे। तो ये अगर देखें ना, काजी फैसल साहब ने अगर जुडिशल कमीशन का मीटिंग बुलाते हैं अगले 2-3 दिनों में और कहते हैं जी कि अब मैं रिकॉन्स्टिट्यूट भी बेंच यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बना के जाऊंगा, तो वो बना सकते हैं। मेजॉरिटी है उनकी जुडिशल कमीशन में हुकूमत के साथ मिलके, तो क्या ये करेंगे या नहीं, लेकिन ये खदशा बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह ये नहीं है कि आखिरी जाते जाते उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात ये होती है कि जी वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल से ज़्यादा वो जो एक उनके बारे में एक तस्वर उनके क्रिटिक्स का होता है ना, कि वो इंतकाम वाला जजेस का, और ख़ासकर जो भी 63A का फैसला मुनीब अख्तर साहब और उस से इंतकाम, फिर मुनीब अख्तर साहब की वो यानी वो जो डिटेल जजमेंट 63A की, उसमें नाम लिख लिख के उमर अताब बंदयाल, इजाजुल हसन को जिस तरीके से करना, फिर मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी एक जजमेंट आई, उनको भी उनने यानी उस पर भी वो क्वेश्चन किया। एक में जैसे अतर मिनल्ला साहब को उन्होंने जजमेंट में ही कहा कि जी इतने डिले जजमेंट दे दी। तो ये सारी चीज़ें वो हिसाब किसी का यानी वो रखते नहीं हैं, हिसाब वो पूरा दे के फिर ही वो जाते हैं। तो अब क्या उनके जो कुछ वो कर चुके हैं, क्या अभी वो सेटिस्फाइड हैं या मज़ीद भी कुछ करना है उन्होंने, ये आपने देखना होगा। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक शख्सियत के जाने के बाद काजी साहब का जाना ठहर गया था, जो उनकी भी गारंटी थे, जो काजी साहब एक मामला था। लेकिन मसला ये है कि काजी साहब जो हैं वो बड़ी ही यानी आखिरी दिनों में भी वो चाहते तो मामला ठीक कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि दूसरी तरफ भी जजेस, ज़ाहिर बात है वहाँ भी अना का मसला है कि भाई इन्होंने हमारे साथ इतना कुछ किया तो हम पीछे क्यों हटे। तो खैर ये खदशा एक है कि क्या अगर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सेनेट से पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो हैं
और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कई साहब बना के फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो फिर 1 साल के लिए बना देते हैं, तो फिर क्या है, ये खदशा है, मौजूद है। क्या वो कर पाएंगे, करेंगे, नहीं करेंगे? अगर करने पे आए और हुकूमत ने साथ दिया तो वो कर जाएंगे। हुकूमत ने भी साथ दिया, क्योंकि हुकूमत भी फिर आते हुए चीफ जस्टिस को क्या जस्टिस देगी जब कई हिसाब से ये चीज़ें करवा के जाएगी। तो खैर अब देखना है कि इसमें किस तरफ है मामला जाता है। बाकी जो ड्राफ्ट है, आपने देखा होगा ये जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट है, इसमें क्रेडिट मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन रही थी और भी 243 में आर्टिकल में जो अमेंडमेंट सजेशन थी, आर्टिकल 8 का जिक्र था कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में हाई कोर्ट नहीं देख सकती। इसके अलावा और कई ऐसे मामला थे जो रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट जो थे, वो उनके हवाले से जो लेजिस्लेशन थी वो सारा कोई ड्राफ्ट से निकाल दिया गया। इवन जो जजेस की हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो निकाली गई। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम ना बनना, ना होना, ये भी मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान क्रेडिट लें या बिलावल भुट्टो जरदारी, हालांकि बिलावल साहब तो बहुत ज़्यादा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हामी थे, लेकिन बगैर ये लग रहा था कि वो भी एक टैक्टिकली मूव उनकी थी कि ताकि दबाव फोकस रखो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे और नीचे आखिर में मान जाओ यानी आईनी बेंच पे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। और ये आपको याद होगा सबसे पहले मैंने ही खबर दी थी कि 7 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी हुकूमत में, वहाँ ये डिसाइड हुआ था कि हमें जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनाना चाहिए, इसे सुप्रीम कोर्ट से चलना चाहिए। खैर उसमें ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें आईनी तरमीम भी मंसूर अली शाह साहब या अगले चीफ जस्टिस के अगले दौर में, यानी मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दें और उनके दौर में करें, ज़्यादा बेहतर है उनसे बजाय इसके कि आप करें। खैर कुछ चीज़ें हुई, बल्कि उन्हीं उस वक्त ये पता चला था कि जब ये बात शेयर की गई बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो वो भी कन्विंस हो गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, उसको ना बनाएं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिस तरीके से ड्राफ्ट आया और अब तो वो बगैर ये लग रहा है कि उनकी यही प्लानिंग थी कि यही आखिर में बनाना है। अब अगर आप देखें तो 2 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो है वो जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मामला है कि हाई कोर्ट में जजेस की परफॉर्मेंस है वो, उस पर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से तरमीम है, वो भी कोई नहीं। मसले 2 ही हैं, एक है कि जी पैनल जो चीफ जस्टिस की अपॉइंट करेगा और दूसरा जुडिशल कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का क़याम करेगा। यानी इंटरनल सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने वाला जो काम है, उसमें एग्जीक्यूटिव की इनपुट होगी, हुकूमत की इनपुट होगी। ये मेरा ख्याल है दुनिया में, मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं, कि अब नाम तो पार्लियामेंट का लिया जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि 5 नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत के होंगे और वो बेंच बनाएंगे, आईनी बेंच बनाएंगे कि कौन किसको किधर बैठेगा, किधर नहीं होगा। अच्छा, आप जुडिशल कमीशन में अगर आप देखें, पहले तो ये देखें कि जो है वो ये जो है कंसेप्ट क्या, ये कंसेप्ट ये है आर्टिकल 191 में ये किया गया है कि जी जो बेंच हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के बाद एक प्रिजाइडिंग जज जो सीनियर मोस्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो होंगे उनका पूल अलहदा, जो जजेस का जो उनमें से जो सीनियर होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा वो, और उनके साथ जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2 सीनियर और जज हैं उनकी कमेटी अलहदा होगी। यानी ये सुप्रीम कोर्ट में 2 किस्म के ना, एक चीफ जस्टिस है जो मेरा ख्याल है कि उसकी हैसियत बड़ी कम, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो एक सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट की तरह, यानी इतनी पावर उसके पास नहीं। जो ओरिजिनल पावर है 184C, 187, 199 से अपीलें जो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुनेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो कि कौन सा केस किस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाना है, तो ये चीफ जस्टिस नहीं डिसाइड करेगा, ये प्रिजाइडिंग जज होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड जो सबसे सीनियर होगा और उनके साथ जो 2 जूनियर जज होंगे। 3 जजेस की कमेटी जो है ये अलहदा जो है वो कौन सा केस प्रिजाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किधर यानी लगाना है, ये करना है, ये अलहदा मामला। अब इसमें देखें तो चीफ जस्टिस का अगर मंसूर अली शाह को सपोज चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अगर जो खबरें हैं वो ये हैं कि जैसे जय अवरीदी को बनाया जाता है, मुनीब साहब, क्योंकि असल याद रखें ये मंसूर अली शाह नहीं, असल इशू मुनीब अख्तर साहब है। मुनीब अख्तर साहब के बारे में एक परसेप्शन इनकी है कि ये प्रो पीटीआई हैं। शाह साहब के हवाले से भी मंसूर अली शाह साहब के भी है, लेकिन मंसूर अली शाह के ने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं जिसका फ़ायदा मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी नून को भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके लोग कहते हैं जी इनको तो गलत किसी ने इनकी यानी इनको
इनको मिसगाइड किया है या इनको गलत पट्टियाँ पढ़ा रहा है या जो भी, इनकी तो गलती नहीं है, ये तो नहीं है। असल में तो साथ वो इल्ज़ाम सारा मुनीब अख्तर और अतर मिनल्ला पे लग रहा है कि जी वो दो हैं जो ये इनका करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं होगी, हर एक की अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब ये है कि जी एक तो चीफ जस्टिस जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी हिस्सा हो सकता है, प्रिजाइडिंग जज भी हो सकता है। अगर वो ना हो तो उसकी हालत कोई, उसकी पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है उसकी। यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन से मामलात करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो यानी वो इख्तियारात तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की प्रिजाइडिंग जज के पास होंगे और उनके साथ दो जज, उस कमेटी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली जो कमेटी है उसने फिर काम क्या करना है, उसमें क्या काम करना है, मैं तो ये हैरान हूँ। तो खैर ये पैरेलल दो सिस्टम चलेंगे, एक चीफ जस्टिस और दूसरा जो है प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लगाएगा। अब प्रिजाइडिंग जज अफरीदी साहब के बारे में है, नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, लेकिन क्या उनके साथ और कौन से दो जो सीनियर मोस्ट, जहरी बात है अमीनुद्दीन खान, आइडियल हुकूमत की तो पोजीशन ये है कि अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदखेल और याह्या अफरीदी इन तीन की कमेटी बने और ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डिसाइड, इनको अगर मजीद पूल दे दिया जाए 10 जजेस का या 2 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए जाए, 3 बना दिए जाए, तो ये जो 3 लोग हैं ये कौन सा केस किधर फिक्स करना है ये करें, या साहब करें। दूसरा मामला है कि जी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को एज ए गुड जस्टिस। अव्वल तो मैं ये भी है कि मंसूर अली शाह क्या चीफ जस्टिस बन रहे हैं। अब तो हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी कुछ रह ही नहीं गया तो मंसूर अली शाह को बना देना चाहिए। कम अज़ कम वो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, जो पेंडेंसी है, जो आम लिटिगेंट्स के इश्यूज़ हैं वो उस तरफ फोकस करें, 6 महीने कुछ मामलात करें, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा? एक खदशा ये है कि वो चीफ जस्टिस बन गए तो फिर ऐसा ना हो कि वो सारे इख्तियारात फिर भी उनके वो अपने पास ले लें, ये भी एक ख़तरा है, मामला है। लेकिन बात यह है कि वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा, जो बताया जा रहा है कि वो इस देखेगा कि जो जजमेंट जो ये 26वीं आईनी तरमीम है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करती है या नहीं, ये वो देखेगा। तो ये अब देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन बनाएगा और चीफ जस्टिस कौन होगा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला जो प्रिजाइडिंग जज है, मैं समझता हूँ, मेरी जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे वो ज़्यादा पावरफुल लगा है, उसके पास पावरफुल। और क्या ये मैनेजमेंट का सिलसिला है कि मौजूदा हुकूमत के जो मसाइल हैं उसमें वो चाहते हैं कि आइनी मामलात जो हैं उनमें ऐसा एक प्रिजाइडिंग जज हो जो इसका कंजर्वेटिव व्यू हो, जो हमें टफ परेशानी ना दे। अगर मंसूर अली शाह को प्रिजाइडिंग जज बनाते हैं तो एक अच्छा जस्टिस जाएगा, लेकिन हुकूमत करेगी या नहीं, पहले तो ये है कि उनको चीफ जस्टिस भी बनाएगी या नहीं। अब दूसरा मामला है कि पैनल 3 जजेस का जो चीफ जस्टिस के लिए जाएगा। 3 दिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अनाउंस करना है कि कौन है चीफ जस्टिस होगा। यानी काजी फैसल साहब 25 को जा रहे हैं तो 22 को इन्होंने अनाउंस करना होगा कि कौन है चीफ जस्टिस। मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं और याह्या अफरीदी। आम खबरें चल रही हैं कि याह्या अफरीदी साहब, कल की परसों 2 दिन तो चलती रही याह्या साहब, अब चाह रही है कि जी मंसूर अली शाह होंगे। तो मंसूर अली शाह साहब को इस वजह से भी कि उनको सुपरसीड करना भी बड़ा मुश्किल है। सबको मालूम है कि अगर मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड किया जाएगा तो ये जितनी आईनी तरमीम की गई हैं ये पीछे रह जाएंगी और लोगों ने एक तहरीक वकला में शुरू हो जानी है कि मंसूर अली शाह ही हमारे चीफ जस्टिस। इवन मुनीर मलिक साहब तो अनाउंस कर चुके। ये अलग एक मसला बनेगा और बाहर से इनको एड्रेस किया जाए मंसूर अली शाह। अब देखिए मंसूर अली शाह को या आप प्रिजाइडिंग जज तो नहीं बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड तो नहीं बनाएंगे, किसी सूरत में भी नहीं बनाएंगे। वो चीफ जस्टिस ही बना सकते हैं क्योंकि उसमें यह है कि वो उनके काम नहीं है उस मामले में, तो इस वजह से। तो अब दोनों चीज़ें, क्या वो दोनों चीज़ों से, हाँ एक मामला आ रहा है वो ये है, हुकूमत के लोगों का आइडिया ये है, जो कुछ एक तबका है वो कहता है जी कि अगर हम याह्या साहब को चीफ जस्टिस बना दें और अमीनुद्दीन साहब को प्रिजाइडिंग जज बना दें आईनी बेंच का, तो मुनीब साहब और मंसूर अली शाह रिज़ाइन कर देंगे। मैं समझता हूँ कि नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, उनको वहीं बैठ के मुकाबला करना चाहिए अपना। यानी ये मामला जो है इसमें अव्वल तो मैं भी इन जजेस की तरफ से भी जो है वो क्या पता ये जो पैनल की ये जो कमेटी का फैसला है इसमें इग्नोर किया जाता है, तो क्या पता है इसको भी चैलेंज बाहर की तरफ से हो कि जी गलत किया गया है, ये बायस है। अच्छा, अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि जो पैनल को में जो चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा या सेलेक्ट किया जाएगा,
वो 12 रुकनी कमेटी करेगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सियासी जमातों को मिलेगी। वाज़े तौर पे लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है और 2/3 से करेगी। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान और PTI इनको अगर चार इनके मेंबर हो सकते हैं। तो PTI का ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब कोई JUIF सपोर्ट करेगी, PTI भी मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी के बारे में ये वैसे खबरें हुकूमती लोग कहते थे कि जी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब चाहते हैं। अब ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी जगह कन्वे कराया कि जी आखिर में पैनल मंसूर अली शाह ही होंगे। लेकिन जो फैसला साज हैं वो क्या चाह रहे हैं, वहाँ ये खबरें आती हैं कि ये जो क्लैरिफिकेशन दोबारा दे दी जिस पे कारी फैज़ा साहब ने हफ्ते को नोटिस जिनको बिठाया गया या बैठ गए और कि जी ये क्लैरिफिकेशन कैसे जारी हुई, इस पे नाला है कि जी ये अगर देखें ना जी ये क्लैरिफिकेशन अब भी जारी हो गई तो इसका मतलब है कारी साहब मंसूर अली शाह पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक व्यू है कि जी मंसूर अली शाह बिल्कुल ना हो, ये भी एक मामला है। तो अब ये जो 12 रुकनी कमेटी है इसमें मेजॉरिटी हुकूमत की है, तो क्या एग्जेक्टिव चीफ जस्टिस लगाएगी, यानी मौजूदा एग्जेक्टिव जिसको माल गनीमत मंसूर अली शाह ने ख़त्म किया वो लगाएगी, ये यानी अगर नहीं लगाएगी तो क्या असर हो जाएगा, ये आप देखें। तो पैनल जो है मैं समझता हूँ कि ये अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस यूनानिमसली जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कुछ अर्से के लिए मजीद सर्वाइव भी रह हो सकती है। लेकिन अगर नहीं किया जाता तो फिर ये अमेंडमेंट पे पटिशन आएगी और ये फ़ौरन टेकअप होंगी, लगेंगी, लाजमी लगेंगी। और ये बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप ये भी हारने के चांसेस हैं, प्रोफेशनल ग्रुप जीत भी सकता है हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब कल इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव ने असर्ट की अपनी ये जो अमेंडमेंट आई हैं, पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है, बिलावल भुट्टो चलें क्रेडिट इनको जाता है कि वो पहला वाला खाका नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें एग्जेक्टिव का रोल बहुत बढ़ गया है, जजेस की अपॉइंटमेंट में बढ़ गया है, बेंच बनाने में बढ़ गया है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में बढ़ गया। 3 चीज़ों में एग्जेक्टिव का रोल, और वो मैंने आपको बता दिया है। जब एग्जेक्टिव के मेंबर ज़्यादा होंगे तो वो अपना अब जो जुडिशल कमीशन है जो जज अपॉइंट करता है, 5 तो मैंने बताया ना आपको पक्के वोट हैं हुकूमत के। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव अख्तर हुसैन साहब वो भी इन्हीं का यानी ग्रुप है, प्रो गवर्नमेंट 6 हो गए। अमीनुद्दीन साहब अगर इनके साथ मिलते हैं जिस तरह तो फिर तो 7 पूरे हो गए। फिर जज सारे 4 और हो जाएं, उनके साथ अपोजिशन के लोग भी हो जाएं तो ये इनके पास मेजॉरिटी आ जाएगी। रिटायर्ड जज को निकाल दिया गया है। 18वीं तरमीम में ये था कि जी रिटायर्ड जज भी जुडिशल कमीशन में डाला गया था कि वो अपनी इनपुट देगा, लेकिन अब रिटायर्ड जज की जगह पार्लियामेंट ने अपना बंदा डाला है कि जी वो जी गैर मुस्लिम होगा या खातून होगी वो जो है वो मेंबर होगा, तो उसको अपॉइंट स्पीकर करेगा। अच्छा, मज़े की बात है कि चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन के लिए पैनल ये है, इस जो पैनल है इसके लिए जो कमेटी जो इसको चीफ जस्टिस को नामजद करने के लिए जो बनाएगी, अगर ये अपोजिशन और हुकूमत के मेम्बरान बराबर के होती तो फिर और बात थी। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ ये है कि 2/3 से करना है। 2/3 का मतलब ये है कि ये बड़ा मसला बन जाएगा अगर JUIF और PTI एक पेज पे जाती है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और 8-4 से, तो फिर तसर बड़ा गलत जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों को ये भी है तो, लेकिन ये जो जिससे मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटी तो ये हो रही है कि जी मंसूर अली शाह ही होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड जो हैं वो याही अफरीदी साहब होंगे। कितना ये है मामला तो, और फिर ये है कि जो मामला ये है कि जो ये मामला मुनीब अख्तर साहब वो क्या चुप करके बैठे रहेंगे या वो भी ख़तो किताबत करेंगे कि जी ये जो पटिशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है इसको हमें एग्जामिन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पोजीशन होगी। मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मंसूर अली शाह जो हैं उनको यानी इग्नोर करेंगे तो मेरी असेसमेंट ये है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, वकला बाहर आएंगे, सिविल सोसाइटी आएगी, उनकी बड़ी फॉलोइंग है। उनकी जगह कोई और होता, मुनीब साहब की में भी उतनी फॉलोइंग ना हो, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को इग्नोर करना बड़ा ही मसला। तो अगर आपने मंसूर अली शाह साहब को इग्नोर किया तो मुनीब साहब को तो बिल्कुल ये हुकूमत नहीं मानेगी, और बल्कि कहते हैं ये सारा कुछ हो ही उनके लिए रहा है। तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके आपका क्या ख्याल है कि निज़ाम चला लेंगे
ये बड़ा मुश्किल है और ये गलत ख्याल है कि ये इस्तीफ़ा देंगे। बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस्तीफ़ा देना भी नहीं चाहिए। और अगर यही अफरीदी साहब फिर अब देखना है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जो भी सरबराह आता है काजी साहब के बाद, मेरी असेसमेंट ये है कि अल्दिया में बड़ा चेंज आता है। जो अल्दिया को 2 महीने दबाव में डाला गया, ये मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने ना बने, अल्दिया ने दोबारा अपनी पोजीशन पे आना है। बेहतर ये है कि चीज़ें खुश असुबली से की जाएँ। पार्लियामेंट ने अपना पावर जो है वो सर्ट की, एग्जेक्टिव को रोल बढ़ा दिया है, लेकिन रोल अब मोनाफाइड ही इस्तेमाल होना चाहिए, मेलाफाइड की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। हालांकि बड़े सवालात हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये फॉर्म 47 की है, इस पर बड़ी बात, लेकिन फिर भी लोगों ने माना। तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि आईनी तरमीम काफ़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल भी इफेक्ट हो रहा है। मेन वजह यह है कि आपका चीफ जस्टिस एग्जेक्टिव का रोल से ज़्यादा उसके रोल से बनाया जाएगा। एग्जेक्टिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है सियासी जमातों की कमेटी में, तो वो हुकूमती लोग ज़्यादा होंगे। इसी तरह आपने ये जो जुडिशल कमीशन में अपने बंदे ज़्यादा डाले हैं एग्जेक्टिव। मेरा ख्याल है कि जुडिशल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने भी थे, ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशल मेंबर हैं वो बनाते, बजाय इसके कि ये करते। अभी खैर देखना होगा कि जब रूल्स बनेंगे इस जुडिशल कमीशन के जो नया बना है उसमें क्या बनाया जाता है, उसको किस तरह। लेकिन असल जो अल्टीमेट जो एक था मंसूबा के काजी साहब रहेंगे और निज़ाम चलता रहेगा, वो चीज़ तो नहीं रही। काजी साहब को जाना पड़ गया और फिर इसी तरह जो है वो काजी साहब के अलावा जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे मंसूर अली शाह हैं या अफरीदी हैं, ये सारे वो जजेज हैं जो 10-10 साल से ज़्यादा अरसा इनको हो चुका है जजी पे जज होते हुए, और उनको अंदाज़ा कम अज़ कम होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो अपनी जुडिशरी के लिए ठीक है। कम अज़ कम काजी साहब जैसा कोई जज मेरा नहीं ख्याल कोई होगा जो अपने इंस्टीट्यूशन को वीक करेगा। मैं नहीं समझता कि कोई अपने इंस्टीट्यूशन को वीक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को आप कहें जी मैं पार्लियामेंट को मजबूत कर रहा हूँ, पार्लियामेंट को आप नहीं मजबूत कर रहे, आप उन पार्लियामेंट को बनाने वालों पे और चलाने वालों को मजबूत कर रहे हैं, पार्लियामेंट को नहीं मजबूत कर रहे। कम से कम ये बात है। और ये जो अमेंडमेंट में जो कर्सिव एक्शन लिए गए, इसने भी बड़ा डंड डाला है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं गया। लेकिन एक बात जो बड़ी हो रही है वो ये है कि ये सारे मंसूबे में ये जो भी आईनी तरमीम है, ये जो आज आई, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है एक वो है जो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड यानी वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं सूबे, कंटोनमेंट एरियाज में कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल सूबे नहीं कर सकते। तो ये एक बात है कि कंटोनमेंट ज़हरी बात है, वहाँ टैक्स वो अपना लेंगे, पैसे माल यानी वो टैक्स की मद में आ जाएगा, ये हो सकता है। इसके अलावा तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट के मामले में कुछ भी नहीं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पे सवालात उठ रहे हैं कि जी ये जो बंदे उठाए जा रहे हैं ये सारे वो है, लेकिन वो उठाए जा रहे हैं तो इसमें उनका कौन सा मसला हल होता है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें उनका कौन सा मसला हल होगा। मसले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें क्रेडिट ले गए या मौलाना साहब ले गए, इसमें वो कैसे अपने, मेरा ख्याल है कि मौजूदा निज़ाम को फ़ायदा एक ही वक्त में होता कि काजी फैसल निज़ाम का हिस्सा होता है, वो जिस तरह चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता। ये बिल्कुल खामख्याली है कि जी हर कोई काजी फैसल नहीं होगा, या और मेरा ख्याल है कि ये मुश्किलात बनेंगी। और जो भी हो जाए, अब जो ये निज़ाम ये शख्सियात का असर नहीं पड़ता कि कौन, ये जो आईनी तरमीम आई है इससे चीज़ें बज़ाहिर के लग रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं होंगे। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।